कि ऑपरेशन कुकरी एक ऐसा ऑपरेशन है जो आज से 21 साल पहले अफ्रीका में हुआ था और इन 21 सालों में हिंदुस्तान को नहीं मालूम कि ऑपरेशन क्या था। उस ऑपरेशन के अंदर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश जो अपने यूके, उनके 2 हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में हमारे साथ शामिल थे। उस वजह से उस जमाने में अपना मीडिया इतना ज्यादा पहुंच या रीच नहीं था कि अफ्रीका में हम लोग पहुंचते। तो इस ऑपरेशन के बाद कहीं न कहीं इसके ऊपर ब्रिटिश स्टैंप लग गया था, ये ब्रिटिश ऑपरेशन था करके यूके ने इसके ऊपर अपना मोहर लगा दिया था। ये किताब लिखने का मुख्य कारण ये है कि हिंदुस्तान को ये बताना कि ये हमारे देश का ऑपरेशन है। शांति सेना में इससे बड़ा ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है। ऑपरेशन कुकरी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के अंदर मैं एक कंपनी कमांडर था, उस टाइम पर मेजर था, और शांति सेना में एक देश का नाम है सीरा लियोन, जो कि पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है। वहां पर हम शांति सेना के तहत गए थे और हमारे साथ में बाकी करीब करीब 15-16 देशों के और भी सिपाही थे। शांति सेना में जाने के कुछ महीने बाद वहां पर फिर से लड़ाई, आतंकवादियों की लड़ाई शुरू होती है और तमाम शांति सैनिक, उस देश में जितने भी शांति सैनिक वहां पर थे, सबको आतंकवादियों ने घेर लिया। आतंकवादियों ने जब घेर लिया तो आतंकवादियों का एक ही डिमांड था कि आप लोग हथियार डालें और वापस अपने देश में चले जाएं। मुझे खुशी है आपसे ये शेयर करते हुए कि जो 17 देश वहां पर थे, उनमें से लगभग 16 देशों ने हथियार डाले हैं। किसके सामने? आतंकवादियों के सामने हथियार डाले। सिर्फ एक हिंदुस्तान, एक हमारा देश के सिपाही जिन्होंने कि ये फैसला किया था हमें मरना मंजूर है लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे। जैसा आप जानते हैं, हिंदुस्तान के सिपाही का जो वर्दी है वो हमारा धर्म है, हथियार हमारा भगवान है, और वो चाह रहे थे कि हम हमारा भगवान उनके चरणों में डाल दें, जो हमें मंजूर नहीं था। कहीं न कहीं जो है अपने तिरंगे की लाज हमने रखनी थी। तिरंगा झंडा जो हमारे देश का है, एक सिपाही को 2 बार नसीब होता है। एक बार जब वो मैदान जंग में अपनी जान देता है, अपनी कुर्बानी देता है, तो उसको तिरंगे में लपेटा जाता है, और दूसरी बार जब वो विदेश में जाता है, हिंदुस्तान की ड्यूटी करने के लिए जब विदेश में जाता है, तो उसके जो है छाती पे, उसकी चेस्ट पे यहाँ पे तिरंगा लगाया जाता है कि आप विदेश में जा रहे हो, हमारे तिरंगे का सम्मान रखना, हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊपर रखना। तो जब हम विदेश में ड्यूटी जाते हैं तो कहीं न कहीं दिल में ये रहता है कि मेरे देश का नाम नीचा नहीं होना चाहिए, और वो आतंकवादी समझ नहीं रहे थे। क्योंकि हम शांति सेना में थे, मैंने कोशिश किया कि कोई शांति का रास्ता निकले। लगभग 75 दिन, 75 डेज उन्होंने हमको घेरा है, और 75 दिन हम बिना खाने के, बिना राशन के जिंदा रहे हैं। मैं शायद एक दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के अंदर मैंने बोला है, हमने घास की रोटियां भी खाई हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश का नाम ऊपर रखना था। आतंकवादियों को समझाने की कोशिश की है कि जो आपका डिमांड है वो नाजायज है, आपका मुल्क है, हम वापस अपने देश जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जाएंगे तो अपने सम्मान के साथ जाएंगे, अपने हथियार के साथ जाएंगे। कहीं न कहीं उनको ये बात समझ में नहीं आई, और वो बात समझाने का आखिरी रास्ता था ऑपरेशन कुकरी, जिसके अंदर कि हमने अपने सर के ऊपर अपना सफेद रुमाल सर पे बांधा है और उसके ऊपर हेलमेट पहना है। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। सर पे कफन बांध करके हम मैदान में उतरे हैं कि
भूखे मरने से अच्छा है लड़के मरेंगे, मैदानी जंग में मरेंगे। और वो ऑपरेशन है ऑपरेशन खुखरी। कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर ये ऑपरेशन दब चुका था, हमारे देशवासियों को इसके बारे में मालूम नहीं था। ये किताब लिख करके मैंने ये अपने ऊपर एक जिम्मेवारी ली है कि हमारे देश को मालूम चलना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन खुखरी, हिंदुस्तान का ऑपरेशन था, सबसे बड़ा ऑपरेशन था। आज तक इससे बड़ा ऑपरेशन शांति सेना में नहीं हुआ है। क्यों हमारे देश को नहीं मालूम इसके बारे में? जब से किताब निकला है मेरे पास जवान यंग लड़कों का, देश के नागरिक हैं उनका मेरे पास ईमेल डेली आ रहा है कि हमें क्यों नहीं पता था कि ये ऑपरेशन हमारे देश का है, क्यों हमारे से ये छुपाया गया। छुपाया नहीं गया था, लेकिन समय के साथ ये दब चुका था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश स्टैंप इसके ऊपर इसलिए लग गई थी कि बीबीसी ने ये ऑपरेशन को दिखाया था कि ये ब्रिटिश ऑपरेशन है, जबकि वो असलियत में एक हिंदुस्तान का ऑपरेशन था। थोड़ी देर में मैं आपको ये किताब भी दिखाऊंगा, किताब की कॉपी भी मैं आपको दूंगा, जितनी कॉपी मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जहां पे कि 17 देशों के सिपाही हैं, उनमें से 16 हथियार डालते हैं और एक सिपाही सिर्फ हिंदुस्तान का सिपाही खड़ा रहता है। ये बड़ी बात है और हमें खुशी है कि हमने अपने देश का नाम ऊपर रखा। अभी आप में से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें। ब्रिटिश भी थे, उनके नुमाइंदे भी थे, ब्रिटिश ऑफिसर। हाँ जी, बाकी 16 देश में यूएन पीस कीपिंग में 2 तरीके के सिपाही होते हैं। एक होता है जो मिलिट्री ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर मतलब सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है। एक होता है जो कंटीजेंट का हिस्सा होता है हथियार का, वो मिलिट्री कंटीजेंट होता है। जब मैं 17 बोल रहा हूं तो उसमें ऑब्जर्वर हिस्सा शामिल है। उसके अंदर इंग्लैंड के ऑफिसर्स थे, यूएसएसआर के ऑफिसर्स थे, उसके अंदर कनाडा के ऑफिसर्स थे, थाईलैंड के ऑफिसर्स थे, कंबोडिया, वियतनाम और ज्यादातर अफ्रीकन नेशंस, नाइजीरिया, घाना, कीनिया। तो इस तरीके से एक जब शांति सेना का दस्ता बनाया जाता है तो सभी देशों के सिपाही उसमें होते हैं। लेकिन जो हमारी कंपनी है उसको नहीं तोड़ा जाता है। जैसे जहां पे मैं डिप्लॉयमेंट था वो जगह का नाम था कैलेहॉन, वहां पे हमारी कंपनी इकट्ठा पूरी हिंदुस्तान की कंपनी थी। जिनको घेर लिया था आतंकवादियों ने वो पूरी हिंदुस्तान की कंपनी थी। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा ऑपरेशन और वो भी अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन, और जिसके अंदर की मेरे हिसाब से हिंदुस्तान को एक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। क्योंकि जब सबने हथियार डाले तो हिंदुस्तान का सिपाही वहां पर खड़ा रहा है। ये बड़ी बात है तो मैंने आपके साथ शेयर की। एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि ये शायद किताब मुमकिन नहीं थी। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ है तो मेरी बेटी जो कि दिल्ली में जॉब करती थी, अपना जॉब छोड़ करके मेरी बेटी मेरे पास दानापुर, जहां पर मेरी पोस्टिंग है, वहां पर आती है। और आने के कुछ दिन के बाद जो है एक दिन बात करते हुए मैंने अपनी बेटी को बोला है कि कोई एक मेरे दिल में तकलीफ है कि मैंने अपने सिपाहियों को वादा किया था कि एक दिन हिंदुस्तान जाने का, उनकी बहादुरी के बारे में। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूं, ये मुझे तकलीफ है, मेरे दिल में दर्द है। इस तरीके से मैंने अपनी कहानी अपनी बेटी के साथ शेयर करना शुरू की है। और उसके बाद मेरी बेटी ने लिखना शुरू किया है। करीब 15 महीने लगातार हमने लिखा है और लिखने के बाद जो किताब निकल के आई है, पेंगुइन इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, उसने किताब पब्लिश की है। गेट द बुक यू वांट टू शो। तो वो किताब जो अभी निकल के आई है आपके सामने हम दिखाएंगे। इसका दानापुर में बुक लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2021 और बुक लॉन्च में आए थे वेस्ट बंगाल के गवर्नर श्री जगदीप धनखड़, बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान और मुंबई से आए थे श्री सुनील शेट्टी, जिनको आप जानते हैं बॉर्डर पिक्चर में उन्होंने सिपाही का रोल किया है। जब बुक लॉन्च होने लगा तो उनका मेरे पास फोन आता है, मैं उनको जानता नहीं था
उनका फोन आता है कि साहब आपकी बुक लॉन्च में हम आना चाहते हैं। मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरी इज्जत सुनील शेट्टी के लिए इतना बढ़ गई कि उन्होंने होकर के इस बुक लॉन्च में आए हैं, उन्होंने इस बुक को लेकर के गए हैं और शायद उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पे कोई बॉलीवुड पिक्चर या कोई न कोई इसके अंदर सीरियल या कुछ न कुछ शायद बनेगा। हम गए थे 1999 में सिरालियोन में 10 साल से सिविल वॉर। कौन से 99 में हम दिसंबर में गए थे वहां पर करीब जनवरी 1919 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं लोमे पीस एग्रीमेंट। लोमे LOME लोमे इंटरनेट पे अवेलेबल है। लोमे पीस एग्रीमेंट के अंदर ये एग्रीमेंट में रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, जो रिबेल का जो आतंकवादियों का संगठन था, उसको बोलते हैं RUF, रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। उन्होंने ये साइन किया था कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हथियार डालेंगे कोई न्यूट्रल फोर्स के सामने। इसीलिए शांति सेना को भेजा गया था कि शांति सेना के सामने उन आतंकवादियों ने हथियार डालने थे। और वहां क्या है, सिचुएशन क्या हो गया, उल्टा हो गया। आतंकवादी बोल रहे हमारे सामने आप लोग हथियार डालें। ये बुक है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और जैसा मैंने बताया, ये बुक पेंगुइन, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, उन्होंने इस बुक को छापा है। और आज ये पूरे हिंदुस्तान में हर बुक स्टॉल पे और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से अमेजॉन पे इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपीज, अमेजॉन पे सिर्फ 250 रुपीज में ये बुक अवेलेबल है। इसके अंदर काफी सारी पिक्चर्स भी हैं, फोटोज हैं उस जमाने की। वो फोटोज मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, अगर आप उनकी लेना चाहेंगे क्लिप वगैरह। वो 2000 की उस समय की फोटोज हैं जो वहां पर ऑपरेशन हुआ था, उसके पहले। हाँ जी, इसमें को-ऑथर है दामिनी पुनिया। ये हमने मिल करके किताब लिखी है दोनों ने। ये बुक इंग्लिश में आने वाले दिनों में हिंदी वर्जन बहुत जल्दी हिंदी में इसका हमारा लगभग समझ लीजिए एग्रीमेंट हो चुका है। और राजकमल पब्लिकेशन इसको हिंदी में पब्लिश कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से अगले 1 महीने में देश के हर घर में पहुंचेगी। ये जो आपने सवाल पूछा है बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इंग्लिश में तो हर देश का नागरिक नहीं पढ़ पाएगा। कहीं न कहीं हमारे भी दिमाग में बात थी, तो हमने फिर बात किया है राजकमल पब्लिकेशन, जो हिंदी में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 1 नंबर का पब्लिकेशन हाउस है। वो इसको सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन। अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। ओके, हम जंगल में, हमारा जो कंपनी का एक बेस लोकेशन होता है, कंपनी का लोकेशन होता है 100 मीटर बाई 100 मीटर के एरिया में कंपनी का एक लोकेशन है जंगल के बीच में। जब वहां पे लड़ाई दोबारा शुरू होता है तो हमारी लोकेशन को चारों तरफ से घेरा डाल देते हैं। हमारी संख्या थी 233 और वो आतंकवादी थे लगभग 1000 जिन्होंने हमारे को घेर लिया था। और जब हमने ऑपरेशन किया है तो वो एक आखिरी हथियार, उससे पहले हमने शांति से निपटने का बहुत कोशिश किया, जिसके अंदर 15 बार 15 टाइम्स मेरा फ्लैग मीटिंग हुआ है आतंकवादियों के कमांडर से, जो एक ब्रिगेड कमांडर था, एक ब्रिगेड कमांडर आतंकवादियों का, और मैं था एक कंपनी कमांडर, उसका नाम था कर्नल मार्टिन। कर्नल मार्टिन के साथ मेरी लगभग 15 मीटिंग हुई है। मैंने कोशिश की है मार्टिन को समझाने की, और जब उनको समझ में नहीं आया तो फिर हमको हथियार उठाना पड़ा। वरना हमारी कोशिश ये थी कि शांति से कोई रास्ता निकले।
उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। पार्लियामेंट के अंदर यह सवाल उठा था कि हिंदुस्तान के सिपाही फंसे हुए हैं अफ्रीका में, सरकार क्या कर रही है। जब पार्लियामेंट में सवाल उठा तो वाजपेयी जी ने खुद उस देश के राष्ट्रपति से बात की है, सिरालियोन के राष्ट्रपति से बात की है कि हमारे जो सिपाही हैं उनको छोड़ा जाए। उनके राष्ट्रपति ने बोला है कि ये आतंकवादी हमारा कहना मानते होते तो हम शांति सेना को क्यों बुलाते। अगर हमारे कहने पे आतंकवादी आपके सिपाहियों को छोड़ देंगे तो हमने शांति सेना को क्यों बुलाया है। आखिरी में ये जो कदम इस ऑपरेशन को क्लियरेंस करना, ये वाजपेयी जी ने किया। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस ऑपरेशन को क्लियर किया। उसके बाद शांति सेना का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, उन्होंने इस ऑपरेशन को क्लियर किया और उसके बाद जाकर के ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक बात मैं और शायद बताना चाहूंगा, मैं अफ्रीका से अभी आपको लेके आऊंगा सिरसा। मैंने सिरसा का जिक्र किया था। सिरसा में राम रहीम का डेरा है। 2017 में डेरे को खाली किया गया था। उस समय मेरा ड्यूटी था हिसार में। हिसार में मैं जो डिवीजन अपना आर्मड डिवीजन हिसार में है उसका मैं जीओसी था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। मेरे को एक टास्क मिला था कि सिरसा का डेरा खाली किया जाए। जब बाबा राम रहीम को अरेस्ट किया था उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ था कि डेरे को खाली किया जाए। उस डेरे में आपको मालूम है कितनी तादाद में उनके फॉलोअर्स डेरे के अंदर थे। जब मेरे को ये टास्क मिला था तो मैंने सबसे पहले उस डेरे को घेर लिया था। हिसार से मेरी मिलिट्री ने जाकर के उस डेरे को घेर लिया था। डेरा घेरने के बाद कहीं न कहीं मेरे को ख्याल आया किसका, सिरालियोन का, अफ्रीका का। तो अफ्रीका में मेरे को घेरा हुआ था ना, अफ्रीका में तो आतंकवादियों ने मेरे को घेरा हुआ था। यहां मैंने घेरा बाहर से डाला था। तो मेरे को कहीं न कहीं याद आती है कि शायद अंदर वाला जो आदमी है वो शांति से निकलना चाहे तो पहले कोशिश की जाए, एकदम से मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया जाए। ये इस किताब में भी मैंने लिखा है कि अगर डेरा शांति से खाली हुआ है उसका मैं पूरा क्रेडिट, उसका पूरा जो है वजूद सिरालियोन को, अफ्रीका को, जहां पर मैंने सीखा है, वहां पे मैं यंग ऑफिसर था, मेजर था, यहाँ पे मैं मेजर जनरल था। जो मैंने सीखा है जमीन पे घेरे के अंदर रह करके, वो मैंने लागू किया है घेरे के बाहर। और उस डेरे को हमने खाली किया है बिना एक गोली चलाए, बिना एक कैजुअलिटी किए हुए। सिरसा का डेरा हमने खाली किया था। इसका जिक्र भी मैंने इस किताब में किया है कि किस तरीके से सिरसा का डेरा, राम रहीम का डेरा हमने खाली किया। उसका पूरा जो जिस तरीके से हुआ है उसका मैं क्रेडिट, उसका मैं पूरा जो बोलता हूं अचीवमेंट का जो कारण है वो सिरालियोन है। जो मेरा थोड़ा सा हाँ जी, जैसे आपका जनरल में देश के 16 देशों का अलग अलग पूरे देश में। वो पहले दिन ही निकल चुके थे, पता लग चुका था। हाँ। तो उसके बाद में से आपका जो 100 बाई 100 मीटर का कैंप था, उसके सामने दीवार या टैंक कुछ था, जंगल, मतलब वो सामने सामने घेरा था। हाँ। अच्छा, वो ऐसा देश था जिसकी राजधानी में बिजली नहीं है उस टाइम पे। जब हम गए हैं उस देश की राजधानी में बिजली नहीं, उस देश की राजधानी में नलके में पानी नहीं आता। तो वहां बाउंड्री वॉल तो, दीवार तो भूल जाओ। हमें तो जंगल में इलाका मिल गया था, आपका एरिया, उसमें अपना कैंप बनाया हुआ था हमने। तो सर आप 231 233 233 तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई? एक कैजुअलिटी हमारी एक हवलदार कृष्ण कुमार सेना मेडल, वो हिमाचल के रहने वाले हैं। जब ऑपरेशन होता है तो हवलदार कृष्ण कुमार ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और हम लोगों की जान बचाने के लिए हवलदार कृष्ण कुमार ने अपनी जान की बाजी लगाई है। किस तरीके से किया है पूरा डिटेल मैंने बुक में लिखा। एक कैजुअलिटी हुआ, हमें 10-12 को खुद चोटें लगी हैं, मेरे को भी चोट लगी है, लेकिन जो है फैटल कैजुअलिटी हमारा एक एनसीओ, एक हवलदार हुआ है। और उनकी कितने मारे? उनके जो ऑफिशियल फिगर था वो 150, 150 आतंकवादियों का उनकी मीडिया ने डिक्लेयर किया था, पर मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा ही हुआ होगा। फायरिंग हुआ था? फायरिंग हुआ था,
और आप ये समझ सकते हैं कि जब ऑपरेशन होता है सबसे पहला जो काम होता है घेरे को तोड़ना, सबसे मुश्किल काम होता है घेरे को तोड़ना। जब घेरे को तोड़ा है तो वो जो गांव या जो छोटा कस्बा है उसका नाम था कैलेहोन। कैलेहोन कैलेहोन के ऊपर हमें बहुत बम्बार्डमेंट करना पड़ा। तो हमारा जो ब्रेकआउट का रास्ता है वो कैलेहोन के अंदर से निकलता था। मैंने इसमें भी जिक्र किया है कि मेरे को इस चीज की दुख है कि हो सकता है सिविलियन कैजुअलिटी भी हुए होंगे, लेकिन जब हमारा ड्यूटी, हमारा फर्ज होता है तो हम पहले सिपाही हैं, बाद में इंसान हैं। ये भी इसमें मैंने लिखा है कि शायद इंसानियत के नाते हमें वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ड्यूटी पहले है। मेरे सिपाहियों की जान बचाना मेरे लिए मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। 75 दिन हमने कोशिश किया है शांति से, पर जब रास्ता नहीं निकला है तो आखिरी में हमने ऑपरेशन किया है, और जब ऑपरेशन होता है तो कैजुअलिटीज तो होते हैं। हमारे मिलिट्री में एक ड्रिल है, ड्रिल समझते हैं आप? एक ड्रिल को बोला जाएगा कि एक दस्तूर है कि 30 दिन का खाना हमारे पास रिजर्व में हमेशा रहता है, 30 डेज। उसको बोलते हैं ड्राई राशन। आपका जो सब्जी वगैरह आता रहता है, लेकिन ड्राई राशन 30 दिन का हमको रिजर्व में मेंटेन रखना पड़ता है। उसमें होता है दाल, आटा, चावल, 3 चीजें। ये हमेशा हमारे साथ रहती है। और जब ये शुरू हुआ है तो हमारे पास 30 दिन का ड्राई राशन तो था, जिसको हम 24 घंटे में एक बार खाते थे। या तो दाल रोटी खाते थे या तो दाल चावल खाते थे। 30 दिन के राशन को हमने खींचा है, 60 डेज तो उसके ऊपर हम सर्वाइव रह गए। उसके बाद आखिरी 15 दिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब हम बाहर निकले हैं तो ये सोच के निकले हैं कि भूखे मरने से अच्छा है लड़के मरना। वो हालत थी। ये जैसे वो कस्बे में थे, आप जंगल में थे, ऐसा था? वो कस्बा उनका हेडक्वार्टर था, घेरा चारों तरफ से था। उस कस्बे से हमारी लोकेशन 500 मीटर थी, तो आप समझ सकते हैं। तो कस्बा भी घेरे के अंदर ही था। उनकी मांग, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे से कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी मांग सिर्फ ये थी कि आप अपने देश वापस जाएं, हमारे देश की समस्या हम अपने आप हल करेंगे। हमने एग्रीमेंट साइन किया था। क्यों वो समस्या शुरू हुई मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा कि एक दूसरी लोकेशन में कीनिया के जो सिपाही थे उन्होंने फायरिंग कर दिया था, जिसकी वजह से आतंकवादियों के 10-12 कैजुअलिटी हो गई। जब कोई लड़ाई दोबारा शुरू होती है कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो जो दूसरा लोकेशन था जिसका नाम था मकेनी के अंदर जब ये आरयूएफ के जो सिपाही थे इन्होंने जा करके कुछ उनके साथ प्रोटेस्ट किया कीनियंस के साथ कि हमारे आरयूएफ के सिपाहियों को जबरदस्ती यूएन की फोर्स डिसआर्मामेंट करवा रही है। लोमे एग्रीमेंट में लिखा गया था डिसआर्मामेंट इज ए वॉलेंटरी प्रोग्राम। हमारी मर्जी है हथियार कब डालेंगे। क्योंकि जबरदस्ती काम हो रहा था तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो कीनियंस ने उनके ऊपर फायरिंग किया। उससे 10-12 आरयूएफ के सिपाही या बोलो उनके आतंकवादी जो है मारे गए। उसके एवज में, उसके कारण से उन्होंने सारे शांति समिति को घेर लिया और बोले अब आप अपने देश जाओ, आपकी हमारे को जरूरत नहीं है, और जाओगे तो हथियार भी डालोगे, सब कुछ यहाँ छोड़ दो, आप जाओ। यही सिर्फ एक बात अड़ी हुई थी, क्योंकि सबने हथियार डाल दिए थे तो वो कह रहे थे हिंदुस्तान का सिपाही भी हथियार डालेगा। आने के लिए हम तैयार थे, हम वहां पे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, जो हमारे तंबू हैं, हमारा पर्सनल सामान है, सब छोड़ने के लिए तैयार थे। क्यों? शांति सेना में आदमी जाता है शांति कायम करने के लिए। लड़ाई का हथियार होता है आखिरी, पर जो चीज पे बात अड़ गई थी वो थी हथियार डालने। वो कह रहे थे हथियार डालो, हम कह रहे थे हम हथियार नहीं डालेंगे, अपना जो ये भगवान है इसको लेकर के जाएंगे। तो इतना एक ही शर्त थी जो बीच में अड़ी हुई थी। हर बार जब मैं मीटिंग करता था मैं कोशिश करता था उनको समझाने के लिए कि ये जो हिंदुस्तान का सिपाही है ये पूजा करता है, शस्त्र पूजा होता है हमारा दशहरे के ऊपर उपलक्ष्य में, हम इसको भगवान मानते हैं। आप ये हमें ले जाने तो ठीक है, आपका देश है, हम यहाँ आपके देश पे जबरदस्ती आपके साथ लड़ने नहीं आए, लेकिन आप इस चीज को समझें। जब वो नहीं समझे तब हमें, जैसे मैंने आपको बताया, जब खाना खत्म हो गया है
तो भूख से क्यों मरना है? फिर मरना है तो लड़के मरना है। और इन 3 महीनों में लगभग हमारी फैमिली से, हमारे बच्चों से कोई संपर्क नहीं था, कोई फोन नहीं था, कोई चिट्ठी नहीं थी। हमारे फैमिलीज को पीछे बताया जा रहा था कि अभी उम्मीद छोड़ दो, अभी शायद नहीं आएंगे। तो किस तरीके का माहौल होगा आप सोचिए। तो आप यूएन के संपर्क में थे उस टाइम? हाँ, रेडियो सेट से हमारा जो यूएन का हेडक्वार्टर था, सीरा लियोन में जो हमारा हेडक्वार्टर था उसको फोर्स हेडक्वार्टर बोलते थे। रेडियो सेट से हमारा संपर्क था। वहां से कोई इंस्ट्रक्शन आपको आ रही थी? इंस्ट्रक्शंस हमारे को आ रही थी कि आप मैन ऑन ग्राउंड है। मैन ऑन ग्राउंड उसको बोला था जो जमीन पे आदमी है। आप कंपनी कमांडर हैं, आप जो फैसला लेना चाहें वो ठीक है। आप समझे इस आदेश का मतलब? जो आप फैसला लेना चाहें अपने सिपाहियों के हक में आप ले सकते हैं। इसका मतलब वो कहीं न कहीं ये भी समझा रहे थे कि अगर आप निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं। कीनिया भी 16 देशों के साथ। हाँ जी, कीनिया ही पंगा किया, वो भी बात है। हाँ, हथियार भी डाले कीनिया ने, फायरिंग भी किया, उसके बाद हथियार भी डाले। और आप पर सिर्फ बता रहे थे कि आप उनको कह रहे थे कि हम हथियार चले जाएंगे लेकिन हथियार अवेलेबल नहीं कर रहे। अगर वो हथियार ले लेते तो आप हाँ, आ जाते। तो हमने कोई जमीन की लड़ाई थोड़ी ना लड़नी, हम कोई उनकी। 150 कैजुअलिटी होगी, उसके बाद में दोबारा उसके बाद क्या हुआ है, जब ये ऑपरेशन हुआ है, आज सीरा लियोन के लोग मेरे को ईमेल कर रहे हैं कि ऑपरेशन खुकरी की वजह से उस देश में आज तक शांति है। वही जो आतंकवादी संगठन था, ऑपरेशन खुकरी के बाद टेबल पे बैठ करके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। क्योंकि ऑपरेशन खुकरी में हमने उनको उनके गढ़ में हराया है, उनको अपने हेडक्वार्टर के अंदर हराया है। कहीं न कहीं उनके समझ में आई है और इसके बाद सीरा लियोन में आज तक शांति है। उसके बाद में 150 कैजुअलिटी के बाद में बात हुई आपको? हमारी बात नहीं हुई। हम तो इस ऑपरेशन के बाद 70 किलोमीटर जंगल के रास्ते अपने हेडक्वार्टर सरकार से बात। आप अपने ख्याल में 70 किलोमीटर दूर हमारा हेडक्वार्टर था, जहां उसकी लोकेशन का नाम था दारू, DARU, दारू। तो कृष्ण बोलिया हाँ, कृष्ण की जो उसका अंतिम संस्कार हिमाचल में हुआ है, वहां से कृष्ण कुमार को सम्मान के साथ हवाई जहाज में यूएनओ ने भिजवाया है हिंदुस्तान, और अंतिम संस्कार उनका हिमाचल में हुआ है। हिमाचल में सरकार ने शायद अनाउंसमेंट किया था कि उसके नाम पे स्कूल बनेगा, और मुझे पता चला है कि वो स्कूल आज तक नहीं बना। उसका बेटा अभी बुक लॉन्च पे आया था, कृष्ण कुमार का बेटा, उसका नाम विशाल है। वो जब बुक लॉन्च 15 जुलाई को दानापुर में हुआ है तो उसमें बेटा शरीक होने आया था, और उस बेटे का नाम है विशाल परमार। वो क्या करते हैं? विशाल परमार अभी स्टूडेंट है, और उसने यही बोला मेरे को कि साहब, मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल बनने का वादा हिमाचल सरकार ने 2000 में किया था, जब वो शहीद हुए थे, आज तक वो स्कूल नहीं बना है करके मेरे को बोला। निकल गए थे। जो हथियार डालते गए उनको उस आतंकवादियों के संगठन वाले उन्हीं के ट्रकों में लोड करके लाइबेरिया में ले जाके छोड़ते थे। वहां से लाइबेरिया क्या था, पड़ोसी देश था। लाइबेरिया जो पड़ोसी मुल्क था, और लाइबेरिया का जो राष्ट्रपति था चार्ल्स टेलर भी किसी जमाने में आतंकवादी हुआ करता था, बाद में राष्ट्रपति बन गया लाइबेरिया का। इस RUF संगठन को सपोर्ट कौन कर रहा था? चार्ल्स टेलर। तो जो भी लोग छूटे हैं उनको लाइबेरिया में ले जाके छोड़ा गया है। हथियार तो दूर, उनकी वर्दियां भी निकाली गई हैं, कच्चे में छोड़ा गया उनको। और वो जब छोड़ने के लिए जाते थे, वो रास्ता हमारी कंपनी लोकेशन के साथ से निकलता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, ट्रक में कच्छों में खड़े हुए लोग। मैंने पूछा ये कौन है? बोले ये सिपाही हैं जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको लेके जा रहे। आप किस रास्ते से आए? हम जंगल के रास्ते से आए थे, पैदल आए थे। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। फिर उसके बाद में राजधानी गए। हाँ, 70 किलोमीटर हम पैदल आए। उसके बाद हमारे हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, और हेडक्वार्टर से उनका जो कैपिटल है फ्री टाउन, और वहां से हवाई जहाज से वापस आए। जॉर्ज फर्नांडिस हमें मिलने के लिए सीरा लियोन में आए हैं इस ऑपरेशन के बाद, जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है, जॉर्ज फर्नांडिस खुद हमें मिलने के लिए फ्री टाउन में आए थे। उन्होंने हमें संबोधित किया था, उन्होंने हमें बधाई दी थी।
बहादुरी के लिए बहुत बहुत बधाइयां दी थी। लेकिन उस जमाने में अपना मीडिया इतना ज्यादा उस मीडिया का रीच नहीं था। 10,000 किलोमीटर दूर अपना मीडिया पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो हम जब वापस आए तो मेरे को कोई पूछ रहा था आपका सम्मान हुआ, मैंने कहा कोई सम्मान नहीं हुआ। हम आए, आकर के हिंदुस्तान में अपने काम में लग गए, तो देश को नहीं पता चला कि क्या हुआ। तो आपने ऑपरेशन शुरू किया और कितने टाइम में चला? ऑपरेशन 2 दिन चला, 15 जुलाई और 16 जुलाई 2 दिन ऑपरेशन चला है 2000। और ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो 2 मई को शुरू हुआ। 2 मई 2000 को उस देश में मारकाट शुरू हो गया। वो कीनिया वाला 2 मई को हुआ था। हाँ, उसके बाद 2 मई से लेके 15 जुलाई तक हम एक तरीके से घिरे हुए रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने घेरा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो गुरबाणी में लिखा है, चिड़िया नाड़ बाज लड़ावा ताही गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो हम थे 233, वो थे 1000 की तादाद में। तो हमने जो है चिड़िया नाड़ बाज लड़ाया है और उस बाज को फिर हम मार करके वापस आए। तो अपने क्या थी रेजिमेंट का नाम क्या था? हमारी जो बटालियन थी वो थी गोरखा राइफल्स, 5/8, 5/8 गोरखा राइफल। उसमें गोरखा ज्यादा थे। अभी कई लोग पूछते हैं इसको खुखरी क्यों बोला गया। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारे पास जो सिपाही थे लगभग 50% गोरखा थे। और गोरखा का जो पर्सनल हथियार होता है उसको क्या बोलते हैं, खुखरी। जब सारे हथियार काम करना बंद कर देते हैं तो आखिरी में गोरखा अपनी खुखरी निकाल के दुश्मन पे हमला करता है। हमने भी जब सारे हथियार हमारे बातचीत के रास्ते हैं, नेगोशिएशन है, सब जब काम करना बंद हो गए तो आखिरी में हमने ऑपरेशन खुखरी किया। तो खुखरी से बढ़िया नाम तो मतलब हो नहीं सकता था इस ऑपरेशन। आपको मतलब जो आपकी बात हुई है उससे सारा ये हो रहा है कि बीबीसी ने गलत रिपोर्टिंग करी और यूके ने गलत दावा किया। दोनों आप सही, मैं सही बोल रहा हूँ? मैं ये तो नहीं बोलूंगा गलत रिपोर्टिंग की। उन्होंने बोला ऑपरेशन खुखरी में ब्रिटिश जो है पार्टिसिपेशन था और हमने कामयाबी की। पार्टिसिपेशन था, 2 हेलीकॉप्टर आए थे और हमने कामयाबी उन्होंने हासिल की। उन्होंने किसी तरीके से गलत नहीं बोला, लेकिन ऑपरेशन खुखरी को उन्होंने क्लेम मतलब अपना ऑपरेशन बताया है, क्योंकि हिस्सा तो लिया उन्होंने। ये तो बोल सकते हैं यूके ने गलत क्लेम किया, उन्होंने क्लेम वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो गलत होगा। हाँ, उन्होंने बीबीसी के अंदर लगातार जो है कम से कम 10-15 दिन तक इस ऑपरेशन को दिखाया है और अपने 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को दिखाया है उन्होंने ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। चिनूक, अब हिंदुस्तान में भी चिनूक आ गया, उस समय चिनूक नहीं था। तो 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया है और वो उन्होंने हाईलाइट किया है। जब उन्होंने हाईलाइट किया है तो ऑटोमेटिकली इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा है और ब्रिटिश मीडिया दिखा रहा है, तो देश का और वर्ल्ड का ध्यान कहां जाएगा। वाजपेयी जी ने क्लेम किया था, जो प्राइम मिनिस्टर किया था, यस, वाजपेयी जी ने क्लियर किया है, लेकिन अपने मीडिया में नहीं आया जा रहा है। अपने मीडिया में आया होता तो शायद देश को पता होता ना। अभी मैं बुक लिख रहा हूं तो अब देश को मालूम चल रहा है। आप कितने बड़े थे? मैं 4 साल की। तो आपको पता था उस वक्त, बता रहे हैं कि घर पे भी बात नहीं होती थी, बोला जाता था। हाँ, तो मेरे को ये नहीं पता था कहाँ गए। मेरे को ये पता था कि कहीं पोस्टिंग गए, क्योंकि उसके पहले 3 साल कारगिल में थे। तो मुझे लगा कोई पोस्टिंग में गए। मुझे ये नहीं पता था एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे और क्या चल रहा था। रूटीन में तो आपकी बात होती थी, लेकिन कई दिनों तक नहीं हुई। 3 महीने नहीं हुई थी। तो आपको हुआ ऐसा गलत कभी कुछ टेंशन? था, अलग था उस टाइम पे माहौल, क्योंकि मदर को बहुत टेंशन रहती थी। तो ऑब्वियसली आज बच्चे आपको दिखता है कि आपकी मदर अरे! टेंशन में है, बट ऐसा बात वैसे भी नहीं हो पाती थी। मैं सिर्फ लेटर्स लिखती थी। मम्मी को लेटर मेरी मदर बोल देती थी कि मैंने भेज दिया। अब वो लेटर उन तक पहुंचता था या वो पोस्ट करती थी नहीं करती थी, वो आज 4 साल के बच्चे आपको नहीं पता। आपको मिलते थे सब लेटर? नहीं, दिन मैंने कोई लेटर नहीं, मेरे को तो नहीं मिलते थे। उससे ज्यादा तकलीफ सिपाहियों को ज्यादातर यही रहता था कि पीछे हमारे घर में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, हमारे फैमिलीज के क्या हाल हो रहा है। और जब आप समझ सकते हो, जब घेर लिया जाता है तो हर रात हम अपने बंकर में खड़े होकर के इंतजार करते थे कि आज हमला आएगा, आज की रात आतंकवादी हमला करने वाले हैं, कल की सुबह हम नहीं देख पाएंगे। तो क्या माहौल होगा मैं बयान नहीं कर सकता हूं, पर हर रात लगभग 75 दिन तक हर रात इस तरीके से निकली है। और उस समय क्या, जब आदमी अपने सामने देखता है, अपने सामने अपने मौत को देखता है और आंखों में आंखें डाल के पूछता है अभी क्या हो रहा है,
वो माहौल। सर आपने एक चीज का बोला कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी बात में तो नहीं होता यूके में था इंडिया का ये तो हिस्सा यूके ने भी लिया है, और कितना परसेंटेज लिया है वो तो 1% हो 99 हो, हिस्सा तो होगा ही ना। हिस्सा तो उनका भी था, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से को हाईलाइट किया, हमने नहीं किया। फर्क इतना ही था। तो इसमें सुना है शाहरुख खान ने 2016 में अनाउंसमेंट किया था कि मैं ऑपरेशन पिक्चर बनाने वाला हूं। शाहरुख खान ने पूरा स्टोरी कहीं कहीं से रिसर्च किया, आखिरी में शाहरुख खान का जो स्टोरी राइटर था उसका नाम था, जो भी बताएंगे क्या नाम था उसका, जो भी स्टोरी राइटर था वो हिसार में मेरे को मिलने आया। उसने मेरे को बोला साहब हम पिक्चर बना रहे हैं। तो मैंने कहा आपके पास कहानी है? बोले कहानी है। उनकी कहानी मैंने देखी तो मैंने कहा ये कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद मुझे नहीं मालूम अभी क्या कर रहे हैं, पर मेरे से संपर्क किया था और मैंने उनकी कहानी देख करके इतना ही बोला था कि ये कहानी में कोई सच्चाई नहीं। अब वो क्या कहानी थी मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं, पर तब से 16 से अभी 21 हो गया है, तो मुझे नहीं पता। पिक्चर कुकरी ही रखा उन्होंने, ऑपरेशन कुकरी टाइटल रखा है पिक्चर का। नहीं, फिल्म का नाम रखा है ऑपरेशन कुकरी। अभी शूटिंग भी शुरू नहीं, अभी नहीं किया। मैंने 2017 में कांटेक्ट हुआ था। उनकी स्टोरी जो है मुझे रियल स्टोरी नहीं लगी, उसके बाद अभी कोई संपर्क नहीं। अगर मान लो उस स्टोरी में बनाते हैं तो गलती होगा। देखिए मैं तो कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो बना रहे हैं वो स्टोरी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब धीरे धीरे पूरी कहानी निकल के आ रही है ना। इसी पे अगर आप इसी स्टोरी बनाए तो आपका हमें कोई इतराज नहीं। अभी ये कॉपीराइट तो लेना ही पड़ेगा ना, जो भी बनाए कॉपीराइट तो लेना ही पड़ेगा। तो हमें कोई इतराज नहीं है, अगर बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं। अब जब असली कहानी निकल के आई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कहीं न कहीं ये कहानी नीचे दब गई थी समय के साथ। 21 साल बहुत लंबा समय होता है, और उसमें कारगिल का टाइम था जब हम गए हैं। उस समय कारगिल ऑपरेशन हुआ था 1999 में। क्या नाम? अनीता। थोड़ा बहुत तो उस वक्त सर बता रहे थे कि 75 दिन तक कोई आपको कांटेक्ट नहीं हुआ था, और कुछ ये भी बताया जा रहा था कि मैसेज आ रहा था कि आप थोड़ा सा भूल जाओ, मतलब इतने जो मैसेज आ रहे थे तो क्या मतलब वो उस वक्त की क्या फीलिंग थी आपकी, बच्चे की क्या? अब ये जो फीलिंग है आई डोंट नो, एक्सप्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को, नॉर्मल इंसान को अगर ये बोला जाए कि फला फला आपका आदमी शायद वापस नहीं आए, तो आप समझ सकते हैं वो क्या फीलिंग रही होगी। पर मुझे हमेशा से एक दो चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं, एक होता है फेथ, एक होता है फियर। मुझे लगता है कि जहां आप अपने फियर को अपने ऊपर अगर हावी होने देंगे तो आप ख़त्म हैं। पर मेरा एक हमेशा से एक फेथ रहा है, और एक इंट्यूटिव जिसको बोलते हैं, अंदर से जो फीलिंग आती है, गट फीलिंग, कि मुझे हमेशा से ये था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो ये मुझे बोल रहे हैं। सो आई थिंक वो जो फेथ था वही मुझे हिम्मत देता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सो वही लेके आई थिंक मैंने इतना समय काटा, और देखिए फेथ था तो ये यहाँ बैठे। हाँ, एक बार बीच में फ़ोन आया था, बट आवाज़ नहीं आई। ऑपरेशन के बाद तसल्ली हो गई? नहीं, आवाज़ नहीं आई ना, बोल रहे हैं, हमें पता नहीं था। ये तो इन्होंने बाद में आके बोला कि मैं ही फ़ोन कर रहा था, पर मुझे नहीं पता कि ये फ़ोन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। पर हाँ, ज़रूर मुझे किसी ने फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ऑपरेशन हो रहा था, या जो 75 डेज़ का जो वो स्टैंड ऑफ था उस टाइम पे, कितने लेटर लिखे? पता नहीं, लेटर तो हर आई थिंक दूसरे दिन लिखते थे, कितने पहुंचते थे कितने नहीं पहुंचते थे, नहीं पहुंचा होगा। तो वो बाद में भी नहीं पहुंचे थे? बाद में मिले? हाँ, है हेडक्वार्टर आने के बाद मिले हैं। और मैं एक और बताना चाहूंगा कि हरियाणा की बेटी है, राजस्थान की बहू। गांव बताओ। हाँ, हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है मेरा गांव, बुढेड़ा। बुढेड़ा
फौजी की बेटी थी। फौजी की बेटी हूँ। मिलिट्री की बेटी हैं, मिलिट्री की बहू हैं, इन्होंने हिम्मत रखी उस टाइम पे। तो आपके पिताजी क्या थे? मेरे पिताजी फौज में कर्नल थे, कर्नल से रिटायर हुए हैं। क्या नाम? कर्नल दरियाव सिंह सांगवान। और आप राजस्थान में कहा? मेरा राजगढ़। अच्छा, चूरू ये मत- पुनिया जो हैं हिसार में भी काफी, उधर भी काफी। कृष्णा पूनिया की राजनीति क्या हाँ, वो भी हरियाणा की बेटी है, इंसान की है? वो हमारी एमएलए है राजगढ़। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो एक कहानी जिसके लिए हमारे देश के अंदर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए, वो कहानी हमने लिखी है। और जैसे बताया हिंदी में भी लेके आएंगे ताकि हर बच्चा पढ़ सके। देश में बहुत ऑपरेशन हुए हैं, उन पर लिखा भी बहुत गया है। विदेश के किसी ऑपरेशन के बारे में मेरे हिसाब से कोई भी लिटरेचर नहीं है। और इस तरीके का जिसमें कि शांति सेना में आप इतने देशों के साथ काम कर रहे हो और वहां पे किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान का सिपाही 1 नंबर पे आता है, गोल्ड मेडल लेता है, और वो गोल्ड मेडल का मालूम नहीं चलता। सर आपने कोई और पे जाता है? हाँ जी, आप जो है इंतजार किया था, तो 61 दिन शुरुआत किसने की? हमने की। हाँ, ऑपरेशन जब हुआ है तो शुरुआत हमने की। उनको तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी ये ऑपरेशन करेंगे। उनको ये लग रहा था कि हम इन पे घेर लिए हैं, किसी न किसी दिन हथियार तो डालेंगे, आज भी डालेंगे, कल डालेंगे। खाना खत्म हो गया, जब भूख से आदमी जब होता है परेशान तो हथियार डालेगा। उनकी ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम ऑपरेशन करेंगे, सपने में भी वो नहीं सोचा था। वो सुबह जो है 5 बजे, और ब्रिटिश हेलीकॉप्टर किस लिए आए थे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, इस बुक में भी लिखा है। ब्रिटिश हेलीकॉप्टर, हम जो 233 आदमी फंसे हुए थे उसमें एक ब्रिटिश नागरिक था, एक मेजर था यूके का, उसका नाम है मेजर एंड्रयू हैरिसन। मेजर एंड्रयू हैरिसन को लेने के लिए 2 हेलीकॉप्टर आए हैं। एंड्रयू हैरिसन, आज भी वो शायद ब्रिटिश अंपायर में या सॉरी यूके में नौकरी करता होगा, लेकिन उसको लेने के लिए 2 चिनूक हेलीकॉप्टर आए हैं। और चिनूक हेलीकॉप्टर ऐसा है जो रात में भी उड़ सकता है, इसीलिए 4 बजे के करीब आए हैं। सबसे पहले उन्होंने एंड्रयू हैरिसन को निकाला है और उसके बाद हमारा हमला शुरू। 233 में सारे इंडियन नहीं थे, उसमें सिर्फ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉरनर थे, और जो मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉरनर थे वो 11 थे, उसमें पाकिस्तानी भी एक था। और पाकिस्तानी ऑफिसर जब जाने लगा है तो उसने मेरे को बोला है कि मैं हिंदुस्तान की फौज को सलूट करता हूं। उसका नाम है मेजर रफीक। मेजर रफीक ने बोला है कि मैं हिंदुस्तान की फौज की शरण में रहा हूं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं हिंदुस्तान की फौज के साथ था। धन्यवाद देता हूं सलूले उस पाकिस्तानी ऑफिसर को पहले खिलाया। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो धर्म है, जो मेहमान है उसको देखना हमारी संस्कृति है। हमारे पास खाना कम था, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसको खाना नहीं मिले, हमने बाद में खाया, पहले उसको खिलाया। 11 कम कर दो, 233 में 11, क्योंकि 11 जो थे वो अलग अलग मुल्क के मिलिट्री ऑब्जर्वर थे। वो हमारे कैंप में उनको हम छुड़ा के लाए थे, पाकिस्तानी ऑफिसर को। वो भी एक पाकिस्तानी, 12 कम। 11 पाकिस्तानी 11 में शामिल है। इसको पकड़ लिया था आतंकवादियों ने, किसको? पाकिस्तानी ऑफिसर को। मैंने खुद छुड़वाया, उसको छुड़ा करके अपने कैंप में लेके आया हूं। किसने पकड़ा था? आतंकवादियों ने उनको मेजर रफीक को। उसको छुड़वा के मैं लाया हूं, अपने कैंप में लाया हूं, 75 दिन अपने साथ रखा है। जैसे मैंने बोला, खाना हमने नहीं भी खाया, उसको खिलाया है, तभी उसने जाते समय सलूट किया है। वो मैं आपसे वीडियो भी शेयर करूंगा इसका, जो शायद सुरेंद्र जी को दूंगा। ऑपरेशन के साथ सिंक्रोनाइज था कि जैसे ही चिनूक आएंगे वैसे ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सरप्राइज हेल्प ये होगी, हमारे पास 1-2 ऐसे लोग थे जो पैदल नहीं चल सकते, हमने उन्हीं चिनूक में उनको भी भेजा निकालने के लिए। नहीं, वो अपने ऑफिसर को लेने आए, पर उसी हेलीकॉप्टर में हमारे कुछ ऐसे जवान थे जो शायद जंगल के रास्ते 70 किलोमीटर चलने की हालत में नहीं थे।
उनको भी हमने उस हेलीकॉप्टर में बैठा दिया, जो भी हमारे बीमार आदमी थे उनको भी निकाला है। और ये 11 आदमी को भी वो लेके गए, जो 11 मिलिट्री ऑब्जर्वर थे उनको लेकर के गया हेलीकॉप्टर। हम पैदल आए हैं, उनको हमने हेलीकॉप्टर में भेजा। मैंने आपको बताया कि देश की सरकार जो भी कर रही थी अपनी कोशिश कर रही थी। और जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी खुद बात कर रहे थे यूएन हेडक्वार्टर में, लाइबेरिया के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात कर रहे थे। बाद में मेरे को बताया गया कि हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया, पर वो जो आतंकवादी संगठन था वो अपने देश के राष्ट्रपति की नहीं मान रहा है तो बाहर वालों की कैसे माने। कोशिश में कोई कमी नहीं है, और ये भी तो एक कोशिश है, उन्होंने क्लियरेंस दिया है ऑपरेशन को, इज्जत से वापस आए हैं। ये भी तो बहुत बड़ा एक हमारी सरकार का ही तो क्लियरेंस हुआ है ना, जिसके अंदर की वो खुद आए वहां पे सिरा लियोन में, जॉर्ज फर्नांडिस खुद आए हैं। यहाँ से सरकार ने ऑपरेशन को हरी झंडी दी है, तभी ऑपरेशन हुआ है, तभी इज्जत से वापस आए। तो ये कहना गलत होगा कि सरकार ने कोशिश नहीं की। सरकार ने कोशिश की और कोशिश जब कामयाब नहीं हुई तो इस ऑपरेशन को क्लियरेंस किया, हम लड़के वापस आए। आप तो सब 222 233 जैसा प्रकार में बोले कोशिश को वो मान लेते हैं कि वो बराबर में सैनिक बोल रहे हैं। इस ऑपरेशन भेजा है इस ऑपरेशन में एक बटालियन को यहाँ से भेजा है। जो हम केलेवन से निकले हैं तो ये बटालियन हमारे को रास्ते में मिली है, पैरा कमांडोज को भी भेजा है। इस ऑपरेशन से पहले यहाँ से सिपाही गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले ऑपरेशन किए हैं। उसमें जो दूसरी तरफ से एक लिंकअप फोर्स आया है, उसमें हमारी बटालियन थी जो यहाँ से गई है, पैरा कमांडोज थे। नहीं, ऑपरेशन में शामिल केलेवन से हम निकल गए थे, रास्ते में हमें मिले वो, आधे रास्ते में हमारी हिंदुस्तान की बटालियन का हमारे से संपर्क होता है। 150 टोटल बता रहा हूँ, अभी केलेवन में कितने हुए, रास्ते में कितने हुए, पूरे रास्ते में लड़ाई हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ केलेवन में लड़ाई हुई। हाँ, एक बार निकल गए, उसके बाद वो पीछे से हमारे को जो आतंकवादी है उन्होंने पीछा किया है। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 घंटे की नहीं है, पूरा 2 दिन चली है। और उसी में हमारा हवलदार कृष्ण कुमार शहीद हुआ है, रास्ते में अम्बुश हुआ है। शाहरुख खान जो बनाना चाह रहे थे जो एक कहानी के हिसाब से नहीं किया, के हिसाब से नहीं की, फैक्ट नहीं कुछ। अगर आपकी फैक्ट्स के हिसाब से बनाना चाहे तो आपके हिसाब से कौन एक्टर होना चाहिए? मैं ये नहीं कह पाऊंगा, तो उनका डिसीजन है, क्योंकि ये मेरे लिए तय करना ठीक नहीं होगा, वो उनकी मर्जी है। पर अगर कोई बनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना एक किताब नहीं पहुंच सकती है उतनी एक पिक्चर या एक सीरियल पहुंच सकता है, वो शायद बच्चा भी देखेगा। आपके दोस्त रणदीप हुड्डा भी? हाँ, क्यों नहीं, रणदीप हुड्डा 35 किलोमीटर, आधा रास्ता, आधे रास्ते पे लिंकअप हुआ। कितने? हमारी एक बटालियन का स्ट्रेंथ होता है मेरे ख्याल से 400 के करीब सैनिक, वो रास्ते में मिले हमारे, संपर्क हुआ हमारा। और उससे पहले पैरा कमांडो मिले, ये वो हमारे को मिले हैं करीब 10 किलोमीटर के बाद। हम निकलने के 10 किलोमीटर के बाद हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो को रास्ते में डाला गया था। वो पैरा कमांडो मेरे ख्याल से 20-22 पैरा कमांडो थे, और हमारे लोग मिलने लग गए। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। और अभी हम चाहेंगे कि प्लीज थोड़ा चाय पानी वगैरह लेके जाए।